AWS S3 स्टोरेज क्लास पर हमारे इस विश्लेषण में स्वागत है। नमस्कार। आज हम Amazon वेब सर्विसेज मतलब AWS में डेटा सहेजने के जो अलग-अलग तरीके हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि हर विकल्प का क्या मतलब है और कब किसे चुनना चाहिए। बिल्कुल। और ये जो जानकारी है ये हमें AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर सीरीज के एक पॉडकास्ट से मिली है। वहाँ एक्सपर्ट्स ने इन्हीं स्टोरेज क्लास पर काफ़ी गहराई से बात की थी। हाँ, और ये समझना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ इम्तिहान के लिए नहीं बल्कि असल में जब क्लाउड इस्तेमाल करते हैं तो सही फैसला लेने के लिए भी। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ कोई टेक्निकल बात नहीं है ना, इसका सीधा असर आपकी कॉस्ट और परफॉर्मेंस पर पड़ता है। तो हमारा मकसद आज यही है कि इन स्टोरेज क्लास के बीच जो मुख्य अंतर हैं उन्हें साफ तौर पर समझें। खासकर लागत, डेटा कितनी जल्दी मिलता है जिसे उपलब्धता या अवेलेबिलिटी कहते हैं जी, और डेटा कितना सुरक्षित है मतलब ड्यूरेबिलिटी या टिकाऊपन। सही। और इन्हीं चीज़ों को समझकर ये तय हो पाएगा कि किस सिचुएशन में कौन सी क्लास सबसे क्या कहते हैं किफ़ायती और कारगर होगी। तो चलिए सबसे कॉमन वाली से शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले है S3 स्टैंडर्ड। जैसा नाम ही है, ये स्टैंडर्ड मतलब डिफ़ॉल्ट क्लास है। अगर कोई S3 में डेटा डालता है और कोई क्लास चुनता नहीं तो वो यहीं आता है ना? एकदम। इसे उस डेटा के लिए बनाया गया है जिसे अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, जिसे शायद हॉट डेटा भी कहते हैं। बिल्कुल सही। हॉट डेटा मतलब वो जानकारी जिसकी जरूरत आपको बार बार पड़ती है। S3 स्टैंडर्ड की सबसे बड़ी खासियतें हैं इसकी ड्यूरेबिलिटी और अवेलेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी है 99.9999999% बाप रे। हाँ, इसे 11 नाइन्स भी कहते हैं। मतलब डेटा के खोने का खतरा आप समझ लीजिए है ही नहीं, लगभग 0। 11/9 ये तो सुनने में ही बहुत प्रभावशाली है। और उपलब्धता मतलब अवेलेबिलिटी वो कितनी जल्दी मिलता है? उपलब्धता है 99.99%, यानी डेटा लगभग हमेशा बिना किसी देरी के तुरंत एक्सेस के लिए तैयार। और ये इतनी भरोसेमंद इसलिए है क्योंकि S3 स्टैंडर्ड डेटा को एक जगह नहीं रखता, ये उसे कई अवेलेबिलिटी जोन्स यानी AZs में कॉपी करके रखता है। अच्छा, AZs मतलब अलग-अलग डेटा सेंटर? हाँ बिल्कुल, अलग-अलग लोकेशन पर बने डेटा सेंटर्स। तो अगर मान लीजिए दुर्भाग्य से एक पूरा डेटा सेंटर ही बंद हो गया, तब भी आपका डेटा दूसरे सेंटर से मिलता रहेगा, सुरक्षित और उपलब्ध। अच्छा, ये मल्टी एजी वाली बात तो इसे वाकई बहुत भरोसेमंद बना देती है, खासकर उस डेटा के लिए जिसके बिना शायद काम ही रुक जाए। तो फिर इसका सही इस्तेमाल कहाँ होता होगा? जैसे वेबसाइट्स पर? हाँ बिल्कुल, जैसे किसी ई-कॉमर्स साइट की प्रोडक्ट तस्वीरें हैं, या ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो लगातार अपडेट होते हैं, या फिर सोचिए किसी मोबाइल ऐप का कंटेंट जो यूजर्स बार बार देखते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ जिसके लिए डेटा तुरंत चाहिए और जिसका खोना आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसके लिए S3 स्टैंडर्ड बेस्ट है। इसे कहते हैं मिशन क्रिटिकल डेटा। तो निचोड़ ये हुआ कि अगर डेटा रोज इस्तेमाल होता है, बिजनेस के लिए जरूरी है और उसमें कोई रुकावट या डेटा लॉस का रिस्क नहीं ले सकते, तो S3 स्टैंडर्ड ही लेना है, भले ये शायद सबसे महंगा ऑप्शन हो। हाँ, ये बाकियों के मुकाबले महंगा जरूर है, पर वो कीमत है उस परफॉर्मेंस और मन की शांति की जो ये देता है। ये एक प्रीमियम सेवा है। ठीक है, ये तो हुई स्टैंडर्ड बात हॉट डेटा की। लेकिन अगर डेटा रोज इस्तेमाल नहीं होता, तब यहीं पर शायद वो दूसरा वाला आता है, S3 स्टैंडर्ड IA मतलब इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। बिल्कुल, स्टैंडर्ड IA उन लोगों के लिए है जिन्हें स्टैंडर्ड जैसी ड्यूरेबिलिटी तो चाहिए, वही 11 नाइन्स वाली सुरक्षा। हाँ। लेकिन उनका डेटा रोज एक्सेस नहीं होता, कभी कभार होता है। यहीं से वो मतलब लेन देन या ट्रेड ऑफ शुरू होता है। आप स्टोरेज की कॉस्ट कम करते हैं, लेकिन एक शर्त पर। और वो शर्त क्या है? अवेलेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, उपलब्धता थोड़ी सी कम होती है। 99.9%। ये भी वैसे बहुत अच्छी है, पर स्टैंडर्ड के 99.99% से मामूली सी कम है। असली फर्क आता है कॉस्ट मॉडल में। यहाँ डेटा रखने का जो महीने का खर्चा है वो स्टैंडर्ड से कम है, लेकिन जब आप उस डेटा को निकालते हैं मतलब रिट्रीव करते हैं, तो आपको प्रति GB एक फीस देनी पड़ती है। ओह, अच्छा। हाँ, ये फीस स्टैंडर्ड में नहीं लगती। अच्छा, तो ये हुआ कि स्टोरेज तो सस्ता हो गया, पर हर बार निकालने पर पैसा लगेगा। ये तो दिलचस्प है। क्या ये भी स्टैंडर्ड की तरह मल्टी एजी वाला है? डेटा कई जगह रहता है? हाँ,
स्टैंडर्ड IA भी डेटा को कई अवेलेबिलिटी जोन में रखता है, इसलिए एक AZ के फेल होने पर भी डेटा सुरक्षित रहता है और मिलता भी है। ये बात इसे काफी हद तक भरोसेमंद बनाती है। तो ये किसके लिए सही है फिर? शायद वो बैकअप्स जिन्हें हम रखते तो हैं पर खोलकर शायद ही कभी देखते हैं। हाँ, ये एक अच्छा उदाहरण है। या सोचिए पुरानी लॉग फाइल्स या ऐसे बैकअप्स जिनकी ज़रूरत शायद साल में एक आधी बार ही पड़ेगी, लेकिन जब पड़े तो डेटा फौरन चाहिए। अच्छा। या फिर वो डेटा जो डिजास्टर रिकवरी के लिए रखा हो। यहाँ कम स्टोरेज कॉस्ट का फायदा है क्योंकि डेटा ज़्यादातर तो बस रखा ही रहता है, पर ध्यान रहे अगर आपको उसे बार बार निकालना पड़ा तो रिट्रीवल कॉस्ट बढ़ सकती है। हाँ, यहाँ एक बात साफ करनी जरूरी है। जैसा आपने कहा, अगर डेटा कभी कभार एक्सेस होता है लेकिन उसे तुरंत रिट्रीवल की जरूरत है, तब स्टैंडर्ड IA ही चुनना है, ग्लेशियर नहीं। यह अंतर अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है ना। ये बहुत बहुत ज़रूरी पॉइंट है। स्टैंडर्ड IA और ग्लेशियर दोनों ही कम एक्सेस वाले डेटा के लिए हैं, लेकिन IA में डेटा मिलता तुरंत है, हाँ, रिट्रीवल चार्ज के साथ, जबकि ग्लेशियर में डेटा मिलने में टाइम लगता है। उसकी बात हम आगे करेंगे। तो वो तुरंत रिट्रीवल शब्द यहाँ बहुत अहम है। समझ गया। तो स्टैंडर्ड IA एक तरह का संतुलन है। सुरक्षा और उपलब्धता काफी अच्छी, स्टोरेज सस्ता, पर रिट्रीवल पर पैसे देने पड़ते हैं। अब इसी लाइन में एक और ऑप्शन है, S3 वन जोन IA। नाम में वन जोन जुड़ने से क्या बड़ा फर्क आ जाता है? हाँ, बहुत बड़ा फर्क। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, S3 वन जोन IA डेटा को सिर्फ एक ही अवेलेबिलिटी जोन में स्टोर करता है, और यही इसकी लागत का राज है और इसका सबसे बड़ा जोखिम भी। सिर्फ एक AZ में? अरे, तो ड्यूरेबिलिटी का क्या? डेटा अब भी उतना ही सुरक्षित है और उपलब्धता तो फिर यकीनन कम होगी। ड्यूरेबिलिटी अभी भी वही 11 9s है, क्योंकि AWS के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डेटा सुरक्षा के कई लेयर्स होते हैं, लेकिन उपलब्धता घटकर 99.5% रह जाती है। यह स्टैंडर्ड IA के 99.9% से कम है। और सबसे जरूरी बात, ये उपलब्धता उस एक AZ पर टिकी हुई है। और लागत? जाहिर है ये स्टैंडर्ड IA से भी सस्ता होगा फिर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें वो मल्टी AZ रेप्लिकेशन की कॉम्प्लेक्सिटी और खर्चा बच जाता है, इसलिए इसकी स्टोरेज कॉस्ट स्टैंडर्ड IA से भी कम होती है। ये इसे बजट के लिहाज से काफी आकर्षक बनाता है। लेकिन वो जोखिम, अगर डेटा सिर्फ एक ही AZ में है और मान लीजिए खुदा न खास्ता उस AZ में कोई बड़ी दिक्कत आ गई, जैसे कोई फ्लड आ गया या लंबा पावर कट, तो उस हालत में जब तक वो अवेलेबिलिटी जोन वापस ठीक से काम नहीं करने लगता, तब तक वो डेटा एक्सेस नहीं हो पाएगा, वो अस्थायी रूप से अनुपलब्ध हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड IA से बहुत अलग है, जहां एक AZ फेल होने पर भी डेटा दूसरे से मिल जाता है। ये तो काफी बड़ा रिस्क लगता है। ऐसा रिस्क कौन लेना चाहेगा? क्या ये सिर्फ ऐसे डेटा के लिए है जो ज्यादा जरूरी नहीं है? हाँ, ये खास तौर पर उस डेटा के लिए है जो या तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, या फिर ऐसा है जिसे जरूरत पड़ने पर आसानी से दोबारा बनाया जा सकता है। रिक्रिएटेबल डेटा। रिक्रिएटेबल जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप अपने पर्सनल फाइल्स पर काम कर रहे हैं और नेचुरली आप उन्हें समय समय पर बैकअप करते हैं। मिसाल के तौर पे मान लीजिए आप किसी बड़ी वीडियो फाइल की छोटी थंबनेल इमेज स्टोर कर रहे हैं। अगर वो थंबनेल कुछ देर के लिए ना भी मिले तो आप उसे ओरिजिनल फाइल से फिर से बना सकते हैं, है ना? हाँ, सही है। या फिर ये किसी डेटा का दूसरा या तीसरा बैकअप हो सकता है जहां पहली कॉपी ज्यादा सुरक्षित क्लास में रखी हो। अच्छा, तो यहाँ फैसला इस पर टिका है। अगर पैसे बचाना सबसे जरूरी है, डेटा कभी कभार ही चाहिए, और सबसे अहम बात, अगर वो डेटा ऐसा है जिसे खोने पर या कुछ समय के लिए ना मिलने पर आसानी से दोबारा बनाया जा सकता है, तब वन जोन IA के बारे में सोच सकते हैं, वरना इससे दूर रहना ही बेहतर है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये पूरी तरह से कॉस्ट वर्सेस रिस्क का मामला है। इसमें सोच समझकर ही फैसला लेना चाहिए। चलिए अब इन कभी कभार एक्सेस वाले ऑप्शन से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोल्ड स्टोरेज की, ठंडे बस्ते वाले विकल्प। पहला नाम आता है S3 ग्लेशियर। ग्लेशियर नाम ही कुछ ठंडा और धीमा सा लगता है। हाँ, और ये नाम बिल्कुल सोच समझ कर रखा गया है। S3 ग्लेशियर को बनाया गया है डेटा आर्काइविंग के लिए, मतलब पुनर्लेखन। ये उस डेटा के लिए है जिसे लंबे समय तक बस सहेज कर रखना है और जिसे एक्सेस करने की जरूरत शायद ही कभी पड़ेगी, सालों में एक बार या शायद वो भी नहीं। तो इसकी खासियत क्या है?
लागत बहुत कम होगी जाहिर है। बिल्कुल। इसकी स्टोरेज कॉस्ट स्टैंडर्ड और IA क्लास के मुकाबले काफी कम होती है। लेकिन जैसा कि आपने अंदाजा लगाया, सिक्के का दूसरा पहलू है रिट्रीवल टाइम। यहाँ डेटा तुरंत नहीं मिलता। इसे वापस पाने में मिनटों से लेकर घंटों तक का समय लग सकता है। ये ऑन डिमांड एक्सेस के लिए बिल्कुल नहीं है। मिनटों से लेकर घंटों तक, ये तो काफी रेंज है। क्या इसमें भी चुनने के लिए अलग अलग स्पीड और कीमत के ऑप्शन है? हाँ, ग्लेशियर में डेटा निकालने के लिए 3 मुख्य तरीके हैं। पहला है एक्सपीडाइटेड यानी त्वरित। ये सबसे तेज है। आमतौर पर 1 से 5 मिनट में डेटा मिल जाता है, लेकिन ये सबसे महंगा भी है इमरजेंसी के लिए। अच्छा। दूसरा है स्टैंडर्ड यानी मानक। इसमें आमतौर पर 3 से 5 घंटे लगते हैं। ये ज्यादातर आर्काइवल जरूरतों के लिए एक अच्छा बैलेंस है। और तीसरा है बल्क यानी थोक। अगर आपको बहुत सारा डेटा मतलब टेराबाइट्स में एक साथ निकालना है तो ये सबसे सस्ता ऑप्शन है, लेकिन इसमें 5 से 12 घंटे या उससे ज्यादा भी लग सकते हैं। तो ये उन सिचुएशंस के लिए एकदम सही लगता है जहां डेटा रखना कोई कानूनी मजबूरी है, पर उसकी जरूरत शायद ही कभी पड़े, जैसे कोई रेगुलेटरी कंप्लायंस वगैरह। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। मान लीजिए किसी फाइनेंस कंपनी को नियमों के हिसाब से अपने ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड 7 साल तक रखना ही रखना है। 99.9% चांस है कि उन्हें इन 7 सालों में उस डेटा को कभी देखना नहीं पड़ेगा, पर रखना तो है। हाँ। ऐसे में ग्लेशियर बहुत किफायती पड़ता है। स्टोरेज का खर्च बहुत कम, और अगर कभी ऑडिट के लिए जरूरत पड़ भी गई तो कुछ घंटे इंतजार करके डेटा मिल जाएगा। समझ गया। तो ये आर्काइविंग के लिए एक प्रैक्टिकल समाधान है, लेकिन क्या इससे भी ज्यादा ठंडा, मतलब इससे भी सस्ता कोई विकल्प है? अगर डेटा को 7 साल नहीं बल्कि 10-15 साल रखना हो और पक्का पता हो कि उसे छूना भी नहीं पड़ेगा कभी। हाँ, उसके लिए है S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव। ये AWS का सबसे सस्ता स्टोरेज ऑप्शन है। स्टोरेज कॉस्ट अविश्वसनीय रूप से कम है। डीप आर्काइव, नाम से ही लग रहा है कि ये डेटा को और भी गहरी नींद में सुला देता है। एकदम। इसे उस डेटा के लिए डिजाइन किया गया है जिसे बहुत ही लंबे समय तक रखना है, कई साल या दशक, और जिसके एक्सेस होने की संभावना लगभग 0 है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे डिजिटल टेप लाइब्रेरी का क्लाउड वर्जन हो। तो इसमें रिट्रीवल टाइम कितना लगता होगा? अगर ग्लेशियर में घंटों लगते थे तो यहाँ तो शायद दिन लगते होंगे। स्टैंडर्ड रिट्रीवल में यहाँ 12 घंटे तक का समय लग सकता है। 12 घंटे? जी, और एक तेज ऑप्शन भी है बल्क रिट्रीवल, लेकिन वो भी कई घंटे लेता है। मतलब अगर आज आपको डेटा चाहिए तो रिक्वेस्ट डालिए और कल तक मिलने का इंतजार कीजिए। 12 घंटे? ये तो वाकई सिर्फ उसी डेटा के लिए जिसे आप बस रखना चाहते हैं, इस्तेमाल करने का इरादा ना के बराबर है। लागत के लिहाज से ही कितना सस्ता है? मतलब ग्लेशियर से भी काफी सस्ता? हाँ, प्रति गीगाबाइट स्टोरेज की लागत सभी S3 क्लास में सबसे कम है, काफी कम। ये उन मामलों में बहुत फर्क डालता है जहां डेटा का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, मान लीजिए पेटाबाइट्स में, और उसे सालों तक रखना है। इसका कोई प्रैक्टिकल उदाहरण सोच सकते हैं हम? सोचिए, एक बड़ा मीडिया हाउस है जिसके पास 10 को पुरानी न्यूज़ फुटेज का बहुत बड़ा आर्काइव है, या कोई साइंटिफिक इंस्टीट्यूट जिसके पास पुराने रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स का बहुत सारा डेटा है, या फिर जैसा आपने पहले कहा, एक अस्पताल जिसे मरीजों का पुराना रिकॉर्ड कानूनी वजहों से 10 या 20 साल रखना है। वो इस डेटा को लगभग कभी एक्सेस नहीं करेंगे, पर डिलीट भी नहीं कर सकते। उनके लिए ग्लेशियर डीप आर्काइव सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है। वाह! तो हमने मतलब हॉट यानी रोज इस्तेमाल होने वाले डेटा से लेकर डीप फ्रीज यानी लगभग कभी ना इस्तेमाल होने वाले डेटा तक के सारे विकल्प देख लिए। स्टैंडर्ड IA, वन जोन IA, ग्लेशियर और ग्लेशियर डीप आर्काइव। हर एक की अपनी जगह, अपनी कीमत और अपनी शर्तें हैं। हाँ, और इन सबको याद रखने का एक आसान तरीका है इनके मेन पर्पस पर ध्यान देना। चलिए एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं कि हर क्लास किस खास जरूरत को पूरा करती है। हाँ, जरूर, ये काफी मददगार होगा। तो S3 स्टैंडर्ड हॉट डेटा जिसे रोज या अक्सर एक्सेस करना है, यहाँ परफॉर्मेंस और उपलब्धता सबसे जरूरी, कीमत सबसे ज्यादा। बिल्कुल। फिर S3 स्टैंडर्ड IA, डेटा जिसे कम एक्सेस करते हैं लेकिन जरूरत पड़ने पर तुरंत चाहिए। स्टोरेज सस्ता, पर रिट्रीवल पर एक्स्ट्रा खर्च, मल्टी AZ सुरक्षा के साथ। सही। इसके बाद S3 वन जोन IA, ये भी कम एक्सेस वाला डेटा, लेकिन ये तब जब कॉस्ट सबसे बड़ी चिंता हो
और डेटा ऐसा हो जिसे जरूरत पड़ने पर दोबारा बनाया जा सके, क्योंकि ये सिर्फ एक एजी में है तो रिस्क ज्यादा है। फिर हम कोल्ड स्टोरेज में आते हैं। S3 ग्लेशियर डेटा आर्काइव करने के लिए, जैसे कानूनी या रेगुलेटरी ज़रूरतें। रिट्रीवल में मिनट या घंटे लगते हैं और रिट्रीवल के भी अलग अलग स्पीड कॉस्ट ऑप्शंस हैं। और आखिर में S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव, सबसे सस्ता, बहुत लंबे समय तक डेटा रखने के लिए, जिसे शायद ही कभी एक्सेस करना पड़ेगा। रिट्रीवल में 12 घंटे तक लग सकते हैं। एकदम। और कई बार खासकर इम्तिहानों में या फैसला लेते वक्त कुछ खास कीवर्ड्स या फ्रेज आपकी मदद कर सकते हैं सही क्लास चुनने में। हाँ, ये कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं, कुछ उदाहरण देंगी? जैसे अगर जरूरत बताई गई है फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड, अक्सर एक्सेस, तो दिमाग फौरन S3 स्टैंडर्ड की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, और अगर कहा जाए रेयरली एक्सेस्ड बट रिक्वायर्स इंस्टेंट रिट्रीवल, कम एक्सेस पर तुरंत रिट्रीवल चाहिए, तो ये स्टैंडर्ड IA का इशारा है। वो इंस्टेंट रिट्रीवल वाली बात इसे ग्लेशियर से अलग करती है। और अगर सिचुएशन हो रिक्रिएटेबल डेटा, हाईली कॉस्ट सेंसिटिव, दोबारा बनाने योग्य डेटा और लागत बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये वन जोन IA की तरफ इशारा है। वो रिक्रिएटेबल वाली बात वन जोन के रिस्क को एक्सेप्टेबल बनाती है। और अंत में अगर आर्काइव, लॉन्ग टर्म रिटेंशन या कंप्लायंस, मतलब आर्काइव लंबे समय तक रखना या अनुपालन जैसे शब्द इस्तेमाल हों, तो फिर सोचना है ग्लेशियर या ग्लेशियर डीप आर्काइव के बीच, और चुनाव इस पर निर्भर करेगा कि डेटा कितने समय तक रखना है, कितना सस्ता चाहिए और रिट्रीवल में कितना इंतजार कर सकते हैं। 7 साल बनाम 15 साल और कुछ घंटे बनाम 12 घंटे। ये तो काफी उपयोगी फ्रेमवर्क है सोचने के लिए। इसमें वाकई चीजों को काफी सरल बना दिया है। हाँ, इन क्लास के बीच का अंतर और उनके जो ट्रेड ऑफ्स हैं, उनको समझना AWS को सही ढंग से इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल बुनियादी ज़रूरत है। सही चुनाव से कॉस्ट में भारी बचत हो सकती है और गलत चुनाव से परफॉर्मेंस बिगड़ सकती है या ज़रूरत के समय डेटा ना मिलने की प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये थी AWS S3 स्टोरेज क्लास पर हमारी आज की विस्तृत चर्चा। हमने देखा कि कैसे AWS ने अलग अलग जरूरतों, एक्सेस पैटर्न और बजट के लिए कितने बारीकी से ये ऑप्शंस तैयार किए हैं। बिल्कुल। और जैसा कि सोर्स मटेरियल में भी इशारा था, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इसके आगे वर्जनिंग है, रेप्लिकेशन है और ख़ास तौर पर लाइफ साइकिल पॉलिसीज़ जैसे और भी पावरफुल फीचर्स हैं। लाइफ साइकिल पॉलिसीज़ तो बहुत ही दिलचस्प हैं। हाँ, लाइफ साइकिल पॉलिसीज, उनका क्या काम है? क्या वो डेटा को अपने आप एक क्लास से दूसरी में मूव करती हैं? एकदम। आप रूल्स बना सकते हैं कि जैसे जैसे डेटा पुराना होता जाए या उसकी एक्सेस की ज़रूरत कम होती जाए, वो अपने आप ही ज़्यादा महंगी क्लास जैसे स्टैंडर्ड से कम महंगी क्लास जैसे स्टैंडर्ड IA, फिर ग्लेशियर और फिर शायद डीप आर्काइव में चला जाए। ये पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटिक हो सकती है। अरे वाह, ये तो कमाल है। इसका मतलब है कि हमें लगातार खुद से ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अरे कौन सा डेटा अब ठंडा हो गया है। तो यहाँ एक विचार ये उठता है कि क्या हम अपने डेटा के इस्तेमाल के पैटर्न को ठीक से समझ रहे हैं? क्या हमारे पास ऐसा डेटा है जो आज तो बहुत हॉट है पर शायद 3 महीने या 6 महीने बाद उसकी जरूरत बहुत कम हो जाएगी? ये वाकई सोचने वाली बात है। और अगर ऐसा है तो क्या मैनुअल तरीके से स्टोरेज क्लास बदलने की बजाय लाइफ साइकिल पॉलिसीज जैसे ऑटोमेटिक नियम बनाना ज़्यादा समझदारी और किफ़ायती नहीं होगा? ये न सिर्फ कॉस्ट बचाता है बल्कि मैनेजमेंट का सिरदर्द भी कम करता है। ये सोचना कि डेटा का जीवन चक्र मतलब लाइफ साइकिल कैसा है और उसे कैसे ऑटोमेटिकली मैनेज किया जा सकता है, ये इन स्टोरेज क्लास की समझ को अगले लेवल पर ले जाता है। आगे इस पर और गौर किया जा सकता है यकीनन।